इस पत्रकार वार्ता में स्वागत। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक उसी समय 0.5% अधिक मत लेकर जिस सरकार की बुनियाद और जिस सरकार का जन्म अंतर्विरोध से प्रारंभ हुआ था, वो अपने 2 वर्ष पूरा कर रही है। इन 2 वर्षों में राजस्थान की राजनीति में इस सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये पहली सरकार बनी जिस सरकार के संगठन के मुखिया, जिन्होंने सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उनका अंतर्विरोध इस कदर सामने आया कि सरकार को 34 दिन तक 5 सितारा होटल में पुलिस के संगीन पहरों में अपने सभी मंत्रियों के साथ कैद रहना पड़ा। 2 वर्ष का ये समय जो सरकार ने पूरा किया है, निराशाजनक, ठहरा हुआ विकास, जर्जर कानून व्यवस्था और एक तरह से सरकार आर्थिक आपातकाल की जकड़ में रही। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 वर्षों में 21.4% अपराध बढ़े। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 वर्ष में 30.7% अपराध का बढ़ना ये पहली घटना है। महिला दुष्कर्म के पूरे देश में जितने अपराध पंजीकृत हुए, उसका 10.2% अपराध अकेले राजस्थान में हुए। गत वर्ष की तुलना में 49% से अधिक महिला दुष्कर्म के अपराधों का बढ़ना और पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान होना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है, बाढ़ में हमारी महिला, हमारी बहनें इस प्रदेश के किसी न किसी कोने में उत्पीड़न का शिकार होती है। दलितों ने इस सरकार की गठन के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। देश में जितने दलितों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुए, उसमें 14.8% अपराध अकेले राजस्थान में पंजीकृत हुए, जो गत वर्ष से 47.7% बढ़े हुए थे। और देश के अंदर दलित अत्याचार में राजस्थान दूसरी पायदान पर आकर खड़ा हो गया। आदिवासियों पर अत्याचार में देश में राजस्थान दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। कुल जितने पंजीकृत अपराध पूरे देश में, उसमें 21% अपराध अकेले राजस्थान में हुए और पिछले वर्ष की तुलना में 47% की बढ़ोतरी हुई। 12 वर्ष से 18 वर्ष की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, पूरे देश में राजस्थान पहले स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर डीजीपी हमारे बयान देते हैं, पुलिस के मुखिया, झूठे रेप के मुकदमे कराना एक नया ट्रेंड स्थापित हो गया राजस्थान में। यानी पहले से ही क्लीन चिट दे रहे हैं। बलात्कार के अपराध जो भी हैं, उनकी बुनियाद झूठी है। स्पोटरा के अंदर मंदिर के पुजारी को जला दिया गया। नीम का थाना में दुल्हन की डोली लूटने के लिए गोली चल पड़ी, दुल्हन को घायल कर दिया। मैं उन घटनाओं का जिक्र करूं, चाहे बांसवाड़ा की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, चाहे सिरोही के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हो, चाहे भरतपुर, धौलपुर, कोटा, एक लंबा एक बात है। ये बात ये सिद्ध कर रही है कि ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड को ये सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान अपराधियों की सैरगाह बन गया। अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद रहे। पुलिस का इकबाल टूटता चला गया। पुलिस ने बजरी माफियों से पिटाई खाने में एक रिकॉर्ड बना दिया। थाने में, हर थाने पर जो थानेदार बैठता है, उसको एक निश्चित समय में निश्चित माहवारी ऊपर देनी पड़ती है। इसके कारण से
अपराधी बेलगाम हो गए। अभी राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की दृष्टि से राजस्थान दूसरे नंबर पर देश में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका ताज़ा सर्वे आया, राजस्थान में बेरोजगारी दर 15.3% है, जबकि पड़ोसी पंजाब में 11%, दिल्ली में 12%, बिहार में 10% और महाराष्ट्र में 4.5%। यानी बेरोजगारों को 3500 रुपये महीने का भत्ता देने का वादा करने वाली सरकार के समय में 2 साल गुजर जाने के पश्चात एक प्रमाणिक संस्था अपने दस्तावेजों से यह प्रमाणित करती है, सर्वे के आधार पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, कि आज बेरोजगारी की हालात में राजस्थान जूझ रहा है। और जब वादा किया था कि हमें 3500 रुपये हर बेरोजगार को जब तक रोजगार से जुड़ेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम इंदराज कराने पर हर महीने ऑनलाइन पैसा देंगे। 27 लाख नौजवान आज बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का की मापदंड को पूरा करते हैं। आज उनमें से 26,000 के लगभग इन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ किया और वो भी आज 4 महीने से बंद पड़ा है। गरीब की पेंशन बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार आज 5 महीने से राजस्थान में गरीब की पेंशन बंद पड़ी है। अभी वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी पीठ थपथपाई कि हमने इस काम को किया। अच्छा रहता कि वो बता देते कि देश के अंदर प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंदर 90,000 करोड़ की जो योजना बनी, जिसमें 80 करोड़ लोगों को देश में 5 महीने तक प्रति परिवार में प्रति सदस्य के रूप में 5 किलो गेहूं या चावल और दाल देने का प्रबंधन किया गया। मेरा आरोप है इस सरकार पर कि प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंदर जो अनाज राजस्थान के 3 करोड़ 22 लाख लोगों के पास पहुंचना चाहिए था, 3 महीने बाद इसलिए बंद कर दिया कि उसका श्रेय कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं मिल जाए। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक हर गरीब के सर पर छत हो, ये अरमान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। आज 2,61,000 मकान जो सेस 2011 की जनगणना के अनुसार जिनका चयन हो गया और स्वीकृति होने के बाद वो मकान इसलिए प्रारंभ नहीं हुए कि राज्य सरकार ने जो 1400 करोड़ का राज्यांश बनता है, इसमें 40% राज्य सरकार का हिस्सा है, 60% केंद्र का हिस्सा है, उस हिस्से को देने से सरकार ने इनकार कर दिया। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले प्रारंभिक बात में कही थी कि ठहरा हुआ विकास है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपना योजनागत व्यय के लिए अपनी योजना राजस्थान की विधानसभा में बजट के मार्फत प्रस्तुत करती है। इस बार 2020-21 का बजट 1,16,000 रहा और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नवंबर तक के आंकड़े मेरे पास है, नवंबर तक 28% मात्र एनुअल प्लान का बजट का व्यय हुआ है। यानी ये सरकार मजबूर है अपने एनुअल बजट का 50% से ज़्यादा कटौती करने के लिए। और जब योजना का व्यय कम होता है, योजना का आकार कम होता है, तो निश्चित तौर पर जो वादे राजस्थान के अवाम में इन्होंने 1 वर्ष में पूरे करने के लिए किए थे, चाहे वो सड़क का हो, चाहे चिकित्सालय का हो, चाहे सामाजिक सेवाओं के विस्तार का हो, वो धूल दर्शित निश्चित तौर पर होगा। और हालात यह है, एक तरफ योजना कम हो रही है, दूसरा का अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, इस देश के अंदर 5 वो राज्य जिन्होंने सर्वाधिक बाजार से ऋण लिया, उसमें राजस्थान शामिल है। ये इस प्रकार की हालत है। अभी योजना सचिव सिद्धार्थ महाजन का एक बयान मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा कुल टोटल रेवेन्यू जितना है उसका 108% मात्र पेंशन में, वेतन में और जो ब्याज सरकार के माथे पर है, उसके ऋण के जो ऋण सरकार के माथे पर है, उस ऋण में के ब्याज की अदायगी में जाएगा। यानी जब टोटल रेवेन्यू का 108% इन 3 कंपोनेंट में जा रहा है, तो राजस्थान का विकास निश्चित तौर पर किसी हालत में हो नहीं सकता, चाहे विकास के कितने ही ढोल ये पीटें। इस प्रकार की हालत है और एक तरह से राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है। अभी जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात मुख्यमंत्री जी ने कही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ताज़ा सर्वे आप लोगों ने पढ़ा होगा,
जिसमें राजस्थान को देश के भ्रष्टतम राज्यों में शामिल किया। ये सर्वे ये कह रहा है कि राजस्थान के 64% नागरिकों ने ये माना कि कोई भी जन सामान्य काम बिना भ्रष्टाचार के पूरा हो नहीं सकता। ये इस प्रकार की हालत राजस्थान के भ्रष्टाचार के दलदल की है। और कई योजनाएं, विशेष तौर पर आज विज्ञापन के माध्यम से दावा कर रही है सरकार को, उन्होंने 7,600 करोड़ का फसली ऋण माफ़ किया है। संपूर्ण कर्जे के माफ़ करने वाली सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, 31 मार्च 2018 तक का आपने कर्जा माफ़ करने की बात कही। वो कर्जा राजस्थान में था, किसान पर था 99,996 करोड़ रुपए। उसमें से अगर आपकी बात मान भी लें कि आपने 7,600 करोड़ रुपये माफ़ कर दिया, तो ऊँट के मुंह में जीरा है। आज शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंक से, नोटिफाइड बैंक से, इन्होंने जो किसानों ने 18 लाख किसानों ने कर्जा ले रखा है, उनकी एक पाई भी सरकार आज 2 साल के बाद भी माफ़ नहीं कर पाई। और उसके लिए कल्ला कमेटी बनाकर और आसपास के सूबों में जाकर उसका सर्वे करने की बात को लेकर सरकार ने नीति शुरू कर दी। इन्होंने कहा था कि हम 5 साल तक बिजली की दरों को नहीं बढ़ाएंगे। 2 बार कुल मिला के 28% विद्युत दरों की बढ़ोतरी आज ये सिद्ध कर रही है। इसका परिणाम रहा कि इनको निश्चित तौर पर पंचायत राज संस्थान के चुनाव में ग्रामीण जन ने इस बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण इनको आईना दिखा दिया। अभी कांग्रेस के लोग सिलेंडर की बढ़ी हुई, गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई दरों को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, पेट्रोल और डीजल की दरें जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती है तो उनमें परिवर्तन होता है, पर राजस्थान के अंदर आज सर्वाधिक वेट अगर कहीं है पेट्रोल और डीजल पर तो राजस्थान में है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब डीजल पर 18% वेट था, आज बढ़कर 28% हो गया। 1/1/2020 को उन्होंने 4% बढ़ाया और 23/3/2020 को फिर 4% बढ़ाया और 28/5/2020 को फिर 2% बढ़ाया। और इसी प्रकार डीजल का इन्होंने जो वेट उस समय 26% था उसको भी 12% बढ़ाकर इन्होंने 38% कर दिया। यानी आज डीजल पर 26% और पेट्रोल पर 38% का वेट ये राजस्थान में सर्वाधिक है। और इसके साथ ही सेस ₹1.75 का डीजल पर और ₹1.50 का सेस जो पेट्रोल पर है, उस सेस को वेट के दायरे में लाकर इन्होंने लगभग 90 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल को और महंगा करने का काम किया है। सरकार को चाहिए कि आरोप लगाने से पहले इस बढ़े हुए सर्वाधिक वेट को कम करें। इसी तरह स्टेट हाईवे पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया था, आज वापस टोल पर वसूला जा रहा है। 10,000 रुपये 10 हॉर्स पावर तक का किसान जो बिजली खेत में उपयोग करता था उसको सब्सिडी सरकार दिया करती थी, बिल शून्य आया करता था, उसको भी सरकार ने पूरा कर दिया। और लंबे चौड़े वैश्विक महामारी कोरोना के नियंत्रण के लिए मॉडल अपना बताने वाली सरकार आज उसके माथे पर शिशुओं की मृत्यु, विशेष तौर पर जेकेलन कोटा के अंदर इसी पिछले साल 13 और 14 दिसंबर को ये सुर्खियों में आया था पूरे देश के अंदर, जब एक महीने में 103 शिशुओं की मौत हुई थी। और इस बार फिर 10 दिसंबर को 12 बच्चों की मौत और 11 दिसंबर को 5 बच्चों की मौत। और मैं खुद उस एक कमेटी में जाकर आया था। हालात जस के तस है। अब सरकार कुछ लोगों को हटाकर ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में हमारा IMR और MMR देश के पैमाने में सर्वाधिक की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रसव होने वाले लेबर रूम की और दूसरी इतनी प्रोटोकॉल की पूरा ठीक किया नहीं जा रहा, हालत बड़ी खराब है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हर दिन पंचायत राज संस्थान के चुनाव के अंदर लगातार केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए और जो 3 कृषि कल्याण के बिल मोदी सरकार ने पारित किए उसके विरुद्ध में इन्होंने निशाना साधकर कोशिश की राजस्थान के किसानों को बरगलाने के लिए, परंतु राजस्थान का जागरूक किसान इनके झांसे में नहीं आया। और ऊपर से इनको बता दिया गांव के चुनाव, गांव की सरकार बनाने के चुनाव, 21 जिलों के चुनाव में कांग्रेस 5 पर सिमट गई
और मुख्यमंत्री जी ये दलील दे रहे हैं कि यह जनादेश भी हमारे पक्ष में है। मुझे उनकी दलील से ये लगता है कि वो अपने पूर्व शासनकाल के अंदर जब वो मुख्यमंत्री के पद से पदच्युत हुए थे चुनाव के बाद में, तब सिर्फ 22 एमएलए आए। इस बार भी उसी बुनियाद की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक 22 एमएलए की बात आंकड़े को पूरा नहीं करेंगे तब तक यही कहते रहेंगे कि जनादेश उनके पक्ष में है। राजस्थान के अंदर जो किसान सम्मान निधि है, जो 6,000 रुपये मोदी जी की सरकार किसान के खाते में देती है, उसमें आज भी 16 लाख किसान ऐसे हैं जिनके आंकड़े नहीं भेजने के कारण, सूचनाएं नहीं भेजने के कारण किसान सम्मान निधि से वंचित है। और मैं समझता हूं कि ये जो किसान कृषक कल्याण के लिए जो बिल आए हैं, ये बिल तीनों बिल कृषक किसान कल्याण उत्थान और आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की बुनियाद को लेकर आए हैं। और ये वैकल्पिक बिल है। किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किसान चाहे तो जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो यथा चल रही है। एपीएमसी एक्ट में कोई बदलाव नहीं, मंडियों में मंडी व्यवस्था यथावत है। एमएसपी की खरीद पर सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि एमएसपी की खरीद यथावत जारी रहेगी। अब किसान चाहे तो अपनी मंडी में टैक्स देकर अपनी फसल को बेच सकता है, और वरना मोदी सरकार की मंशा के अनुसार इस मंडी के जंजीरों से मुक्त होकर बिना कर के अपनी फसल को जब चाहे, जिसे चाहे, जब जैसी हालत में चाहे बेचने का अधिकार उसको मिला है। आज दशकों पुरानी मांग थी, आज किसान अपनी फसल बेचे। नए कानून में राज्य सीमा का बंधन समाप्त हो गया और फसल बेचने पर हाथों हाथ उसको रसीद मिले और 3 दिन में उसका भुगतान हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। देश में एक देश एक बाजार की परिकल्पना को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया। ये बात नहीं कि इस पर इससे पहले कांग्रेस और यूपीए सरकार ने काम नहीं किया होगा, उन्होंने भी कोशिश की थी, पर चूंकि वो पॉलिसी पैरालाइज्ड सरकार थी इसलिए उसको लागू कर नहीं पाए।